विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध का विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको अज्ञे की निबंध शैली और सौंदर्य बोध तथा शिवत्व बोध निबंध का प्रतिपाद्य समझाया था। अज्ञे कहते हैं कि आलोचना कई प्रकार की होती है क्योंकि वह कई उद्देश्यों से की जाती है। वो कहते हैं आलोचना, समीक्षा करना, वो कई समीक्षा आलोचना कई प्रकार की होती है और हम कई उद्देश्यों से उसे करते हैं। सब आलोचना मूल्यवान नहीं होती, उसका उद्देश्य प्रभाव उत्पन्न करना, व्याख्या करना भी हो सकता है। कहते हैं कि सारी आलोचना महत्वपूर्ण नहीं होती, कुछ आलोचना केवल आलोचना के लिए होती है, कुछ आलोचना ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य केवल अपना प्रभाव जमाना या व्याख्या करना मात्र होता है, लेकिन अंततोगत्वा समालोचक को कहीं न कहीं मूल्यों का विचार भी करना ही पड़ता है। कहते हैं समालोचक वही है, अच्छा आलोचक, समालोचक जो अच्छी प्रकार से आलोचना करता है, गुणों और कमियों को ध्यान रखते हुए विवेचना करता है। ऐसे समालोचक के लिए आवश्यक है कि उसे मानवीय मूल्यों पर भी विचार करना चाहिए। आगे कहते हैं कि आलोचना वही अच्छी होती है जिससे केंद्र में मानव हित हो, मानव कल्याण हो, ये मानवीय मूल्य को ध्यान में रख करके आलोचना की जाती है। कृति का मूल्यांकन वह न भी करे तो भी उसकी रसास्वादन की प्रक्रिया में उसके स्वीकृत मूल्य प्रतिमानों का महत्व होता है। कहते हैं कि कोई आलोचक अगर किसी रचना का इस दृष्टि से मूल्यांकन ना भी करे तो भी स्वयं उसकी रसास्वादन की प्रक्रिया में उसके स्वीकृत मूल्यों प्रतिमानों का महत्व होता है। तो कहते हैं कि आलोचना के जो मूल्य होते हैं, जो मानवीय भावनाओं के पूरक होते हैं, हम इस प्रकार कह सकते हैं इस बात को कि आलोचना के जो प्रतिमान है, आलोचना के जो मूल्य हैं, जिनके केंद्र में कहीं न कहीं मानवीयता है, मानव है, जो हमें रसास्वादन की स्थिति तक पहुंचाता है। तो आलोचक चाहे भले ही वो इस दृष्टि से आलोचना न करे, लेकिन फिर भी उसकी प्रक्रिया में ये तत्व आ ही जाते हैं। समालोचक क्या पाता है, यह अनिवार्यता इस पर निर्भर करता है कि क्या लेकर चलता है। कहते हैं कोई भी आलोचक किसी भी आलोचना से क्या प्राप्त करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस दृष्टि को लेकर वो आलोचना में प्रवृत्त हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, कहना चाहते हैं अगर मान लीजिए कोई आलोचक किसी रचनाकार की कृति का मूल्यांकन करता है और पहले से वो धारणा बना लेता है नेगेटिव, पहले से ही मान के चलता है कि रचना में कुछ नहीं है, पहले से मान के चलता है रचना बेकार है, व्यर्थ है, तो निश्चित रूप से उस आलोचक को उस रचना में सब व्यर्थ की चीजें ही दिखाई देंगी, उसे सब नकारात्मक चीजें ही दिखाई देंगी, क्योंकि उसने दृष्टि पहले बना रखी है। जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, जैसी हमारी विचारधारा होती, जैसी हम दृष्टि बना लेते हैं, वैसी चीजें हमारे सामने नजर आती हैं। तो होना यह चाहिए कि हम किसी भी रचना की समीक्षा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न करें। हम पहले से न मान लें रचना पूरी तरह खराब है, यह भी न मान लेंगे रचना पूरी तरह से अच्छी है, अपितु किसी भी रचना में की आलोचना करने में प्रवृत्त होने से पहले आलोचक को चाहिए कि वो संतुलित दृष्टि लेकर चले, आलोचना के प्रतिमानों को लेकर के चले, ऐसे आलोचना के प्रतिमानों को लेकर चले जो मानवीय केंद्रित हैं, जिनमें मानव समाज की कल्याण की भावना निहित है, जो मानवीय भावनाओं की कद्र करने वाले हैं। और मूल्यांकन प्रत्यक्ष या परोक्ष बिना मूल्यों प्रतिमानों के नहीं हो सकता। और कहते हैं मूल्यांकन है किसी भी रचना का, किसी भी कृति का, हम तो कहते हैं किसी व्यक्ति का भी, अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के लिए कुछ नियम तो होने चाहिए, कुछ प्रतिमान कहते हैं नियम। भाई मूल्यांकन आप किसके आधार पर करेंगे? मूल्यांकन के लिए कुछ तो प्रतिमान निर्धारित होने चाहिए। तो पहले हम एक प्रतिमान बना लेते हैं, हमारे पास नियम होता है कि नहीं इस तरीके की जो रचना है वो अच्छी है,
या इस तरीके का जो व्यक्ति अच्छी है। मान लीजिए कोई रचना जिसमें आदर्श की बातें हैं, मान लीजिए कोई रचना जिसमें मानवीयता की बातें हैं, मान लीजिए ऐसी रचना जो सारे संसार को कल्याण का उपदेश देती है, ऐसी रचना सबके कल्याण की कामना करती है। तो अगर हम इस प्रकार के प्रतिमान बना करके जो भी हैं उनको उन प्रतिमानों के आधार पर किसी रचना की आलोचना करते हैं तो वो आलोचना तभी ठीक होती है। और सही बात तो यह है कि बिना प्रतिमान के, बिना मूल्यों के अगर कोई आलोचना करता है तो नहीं कर सकता। कैसे करेगा? क्योंकि आलोचना के लिए कोई प्रतिमान तो चाहिए। यहां पर हम समालोचना के मूल समस्या के सामने आ खड़े होते हैं और कहते हैं जब हम प्रतिमान की बात करते हैं तो हम समालोचना की जो मूल समस्या है उस बात का जिक्र कर रहे होते हैं। क्योंकि समालोचना की मूल समस्या तो यही है कि कोई निर्धारित प्रतिमानों को लेकर के रचनाकार की कृति की समीक्षा अगर आलोचक नहीं करता है तो रचना के प्रति न्याय नहीं कर पाता है। तो पहले से हमें मानदंडों को निर्धारित करना चाहिए और मानदंड वे हों जो मानव कल्याण की भावना से जुड़े हों और उन्हीं प्रतिमानों के आधार पर हमें आलोचना करनी चाहिए। मूल्य किसे कहते हैं? यह प्रश्न संदेह बहुत व्यापक है। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि मूल्य हम कहते किसे हैं। यह प्रश्न बड़ा व्यापक है और बड़ा गंभीर विवेचना का है। यह निर्धारित करना कि मूल्य किसे कहते हैं, मूल्य का क्या तात्पर्य है, क्योंकि मूल्य के विषय में हर व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग हो सकती है। मूल्य से तात्पर्य सामाजिक मूल्य से तात्पर्य सामाजिक नैतिकता के नियम, मर्यादाओं के नियम, परंपराओं के नियम। तो इसमें हर व्यक्ति की दृष्टि भिन्न हो सकती है। इसलिए मूल्य किसे कहते हैं यह प्रश्न निसंदेह बहुत व्यापक है। और यह भी कहा जा सकता है कि युगांतर से दार्शनिकों साधकों की मूल जिज्ञासा यही रही है, वो अंतिम कसौटी क्या है जिस पर कसकर हम किसी भी कृति के धातु को पहचान सकते हैं। आगे की कहते हैं, और सही बात तो यह है कि युगांतर से, बहुत लंबे समय से, युगों से दार्शनिक और साधक, कलाकृति के साधक, दर्शन के तत्ववेत्ता युगों से निरंतर यही विचार करते आ रहे हैं, उनकी यही मूल जिज्ञासा रही है कि वो अंतिम कसौटी क्या है। अरे वो मूल्य क्या है जिस कसौटी पर समीक्षा करके हम किसी रचना के मूल भाव को, कृति के मूल भाव को, तो किसी रचना के मूल भाव को पहचान सकते हैं। कहना चाहते हैं कि मूल्य किसे कहते हैं, मूल्य क्या है। यह बहुत जटिल प्रश्न है, बड़ी गंभीर विवेचना की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनि, दार्शनिक, कलाकार, साधक, कला के साधक, कवि, आलोचक सदियों से, युगों से इस बात पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। उनका अंतिम जिज्ञासा ये रहती है कि भाई आखिर वो मूल्य क्या है, वो कसौटी क्या है जिस पर कसकर, जिन मूल्यों के आधार पर हम किसी रचना के मूल मंतव्य, किसी रचना का मूल उद्देश्य, किसी रचना का मूल प्रतिपाद्य, किसी रचना की मूल संवेदना को हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और पाठकों के सामने हम ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। अर्थात हमारे दार्शनिकों ने, हमारे साहित्यकारों ने, हमारे साहित्य साधकों ने निरंतर इस पर विचार विमर्श किया है। किंतु अपनी जिज्ञासा को सीमित रखना संभव नहीं है और न ऐसी पड़तालें अनुपयोगी होगी। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो ये जिज्ञासा है कि आखिर मूल्य क्या है, तो इस पर विचार करना कोई बुरा नहीं है। अर्थात हम भी इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि मूल्यों की चर्चा हमारे ऋषि मुनि बराबर करते रहे हैं। तो इस मूल्यों की चर्चा हम भी कर सकते हैं और हमें भी करनी चाहिए। ऐसा करना कोई गलत नहीं है। सीमित रहना संभव नहीं, अर्थात संभव है। अर्थात मूल्यों के संबंध में विवेचन करना, या मूल्य क्या है इस पर चर्चा करना, या मूल्यों को पहचानना, या प्रतिमानों को निर्धारित करना, ये हमारे लिए उचित है और हमें करना चाहिए। न ऐसी सीमित पड़ताल अनुपयोगी होगी। और इस प्रकार की पड़ताल, अर्थात इस प्रकार का कार्य या पड़ताल जांच प्रक्रिया
अर्थात इस मूल्यों के निर्धारण की प्रक्रिया, मूल्यों को समझने की प्रक्रिया, मूल्यों को जानने की प्रक्रिया या मूल्य क्या है, यह जानना हमारे लिए अनुपयोगी नहीं होगा, अर्थात उपयोगी होगा। अर्थात इस पर चर्चा करना, इनको जानना, इनको समझना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए हम इन मूल्यों पर चर्चा करते हैं, साहित्य के जो मूल्य हैं, क्योंकि इन पर चर्चा करने से हम किसी भी रचना की समीक्षा अच्छी तरह कर सकते हैं, उस रचना के मूल मंतव्य को, मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस पैराग्राफ में, इस गद्य अवतरण में आज्ञे ने साहित्य के क्षेत्र में उन प्रतिमानों की चर्चा पर बल दिया है जिनके द्वारा हम किसी रचना की समीक्षा करते हैं। वो नियम, वो सामाजिक मूल्य, वो प्रतिमान जिनके द्वारा किसी रचनाकार के द्वारा लिखी गई कृति को हम समझ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये रचना कितनी समाज के लिए उपयोगी है, मानव समाज के लिए उपयोगी है। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। कल हम पुनः इसी निबंध के विषय में और बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।